नमस्कार दोस्तों, 21 जनवरी 2024 को होने वाली सीटेट की परीक्षा की तैयारी के क्रम में यहाँ पर ईवीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो टोटल 30 प्रश्नों की संख्या होगी। जैसा कि आपके पेपर में 30 प्रश्न प्रत्येक अलग अलग जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से पूछा जाता है। तो 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न को ही डिस्कस किया जाएगा टॉपिक वाइज। जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, आपका जो सिलेबस है उसी के अनुसार प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। एक बार क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी और भी जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे वहाँ से भी आपके प्रश्न जो है सही बनने लगेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो। देखते हैं पहला प्रश्न। टॉपिक आप यहाँ पर देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार ही है, परिवार और फैमिली नामक टॉपिक से यहाँ पर देखेंगे। जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, इस कथन के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आधार है। तो देखिए, परिवार एक इकाई है, माता पिता 2 बच्चे होते हैं, इस कथन के बारे में आपसे पूछा है। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा देखेंगे आप, परिवार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कोई संयुक्त परिवार के बारे में बताता है, कोई एकल परिवार के बारे में बताता है। तो अलग अलग प्रकार के परिवार के बारे में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। तो केवल ये कहना कि उसमें माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं, ये परिवार की परिभाषा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों को सामाजिकरण का जो पहला पाठ है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से प्रारंभ होता है। ये चीज़ें आप प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो बच्चा होता है उसका अगर प्रथम विद्यालय की बात करें तो वो आपका परिवार होगा, और अगर बच्चे के प्रथम शिक्षिका की बात करें तो वो उनकी माता होती है। माता प्रथम शिक्षिका, परिवार उनका प्रथम विद्यालय कहा जाता है बच्चों का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्राथमिक समाजीकरण है। क्या है प्राथमिक समाजीकरण? ऑप्शन नंबर ए है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन बी है किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। ऑप्शन डी है शिक्षकों का अनुसरण। तो यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण जो है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना जो है वो आपका प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। शुरुआती आयु यानी कि प्रारंभ में ही जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उनका समाजीकरण जो है परिवार में होता है, और उसी के साथ शुरुआती आयु में ही परिवार और मित्रों से बच्चा जो सीखता है वही उसका प्राथमिक जो है समाजीकरण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ए है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन बी है परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे, और ऑप्शन सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। ऑप्शन नंबर डी है केवल पति पत्नी। तो यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या पूछ रहा है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? तो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं वही आपका एकल परिवार के अंतर्गत आता है। केवल माता पिता होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं केवल वही होते हैं, मतलब दादा दादी इसमें नहीं होते हैं। दादा दादी जहाँ पर होते हैं वो आपका संयुक्त परिवार की श्रेणी में आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऑप्शन बी है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ऑप्शन सी है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन डी है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दहेज और बाल श्रम जो है सामाजिक बुराइयां हैं, यही कथन आपका सही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको सन याद करना है और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 1 नवंबर 2007। और यहाँ पर देखेंगे किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, वर्ष 2006 में भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम
पारित हुआ था, लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। तो ये जो है परिवार की परिभाषा है, पहला जो है आपका परिवार की विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऑप्शन सी है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। ऑप्शन डी है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो देखिए कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सी है, ए है, ये जो है आपका परिवार की विशेषता है। जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है, ये एक परिवार की विशेषता के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि जो परिवार होता है उसमें प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न नहीं जमा होती है, बल्कि एक जगह जमा होती है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका टॉपिक जो है फैमिली वो समाप्त होता है। अगला टॉपिक है जल, भोजन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो आप बताएंगे यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3/4। 3/4 अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आप बताएंगे 21% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम, ठीक है, इटाई रोग जो है जल में किस चीज़ के घुलने से होता है, तो कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। और वहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि मिनीमाता रोग किस धातु के जल में घुलने से होता है, तो आप बताएंगे मिनीमाता पारा से, इटाई जो है कैडमियम से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हैज़ा, डायरिया, पीलिया, ये जो है आपका जल से संबंधित है, जबकि खसरा जो है वो जल से संबंधित रोग नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा रोग जल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये अशुद्ध जल से होता है हैज़ा, पीलिया, डायरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है जल की आर्द्रता यानी नमी को किसके द्वारा नापा जाता है। तो जल की आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा देखेंगे वायुदाब को, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापते हैं, मर्केली स्केल से भूकंप तीव्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ रहा है, जल में घुलनशील विटामिन आपका होता है विटामिन सी और बी, ठीक है, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई, के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे बायोडीजल की जो फसल है वो क्या है, जेट्रोफा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। तो देखिए एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ से आपके प्रश्न बनते हैं और हर बार बनते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है और प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर बताएंगे आप राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़, ये जो तीनों हैं इसमें लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा ऐसा यहाँ पर भोज्य पदार्थ दिया गया है जिसको कि आप संरक्षित करके रख सकते हैं, यानी कि जिसका उपयोग आप ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। कौन सा ऐसा है जिसका उपयोग आप ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। जैसे संरक्षित करके किसको रखा जा सकता है, किसको संरक्षित करके रखा नहीं जा सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आलू से चिप्स बनाकर आप इसको संरक्षित करके रख सकते हैं अधिक दिन तक, ठीक है। सेब से जैम बनाकर भी रखा जाता है, कच्चा आम से अचार, लेकिन दूध से पनीर बनाकर क्या आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपको बताना है इसमें से
कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें बीज होता है? तो आप देखेंगे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये ऐसे हैं खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ कह लें आप, जिसमें कि बीज होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको छांटना था बीज वाला, तो आपने छांट दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा जो तरीका है वो संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आम के लिए आपको बताना है कौन सा तरीका जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आम के लिए यहाँ पर अचार, और जैसे आम से आप अचार बनाकर उसको ज़्यादा समय तक उपयोग कर सकते हैं, और आम का पापड़ बनाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संरक्षित करने के लिए आम को अगर आप संरक्षित करके रखना चाहते हैं तो आप चाहे उसका अचार बना लीजिए या तो पापड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित समूहों में से उन समूहों को चुनिए जिनमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो खाना पकाने का तरीका यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो बेल कर तो ये आपका पकाने के तरीके में आएगा नहीं। ऑप्शन बी है तल कर, भिगो कर, भून कर, इसमें देखिए भिगो कर नहीं आएगा। ऑप्शन सी है सेक कर, तल कर, भून कर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गूंथ कर इसमें नहीं होगा। तो राइट आंसर सेक कर, तल कर, भून कर, ये खाना पकाने के तरीके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कक्षा तीन के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? कौन सी जानकारी देना है? तो भोजन संबंधी आदत में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए कौन सा जो अधिगम कौन सा तरीका जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से जो बच्चे विद्यालय में आते हैं, आप उनसे जो है उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन को मंगाकर उससे जो है बच्चों को सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कहेंगे, यही आपका बेस्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए जो आपका परिवार नामक का टॉपिक था, उस टॉपिक से आपने यहाँ पर 7 प्रश्न देखा, और इस टॉपिक से यानी कि जो आपका स्वच्छता, भोजन, स्वच्छता और जल, इस टॉपिक से आपने कितने प्रश्न देखा? आपने यहाँ पर देखा टोटल 13 प्रश्न। इस प्रकार आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में 20 प्रश्न को ही डिस्कस किया जाएगा। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है उन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, देखिए जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो इसीलिए लिए गए हैं। इसीलिए टॉपिक वाइज जो आपका, इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। ये नहीं केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही, टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा। आप ये देख पाएंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न आप बना पा रहे हैं, किस टॉपिक से आप नहीं बना पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।